हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने वहाँ पर देखा कि जिसमें न्यूटन की गति का नियम लागू होता है उसे इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, और जिसमें न्यूटन की गति का नियम नहीं लागू होता उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दोस्तों, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बाद जो सिस्टम पढ़ने का है वो है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। और माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जब फेलियर हो गया, जब फेल हो गया, जो करना चाह रहे थे वो जब वो साबित नहीं कर पाए, तो बाद में पास्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दिया उसमें सुधार करते हुए। और नेक्स्ट जब पास्टुलेट आ गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में, तब ये हुआ कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कुछ कमियां हैं, उसको सुधार लिया जाए, जिसको बाद में हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और अगर समझ आएगा तो मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है तो देखिए, दैट रिलेट्स द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ टू सिस्टम विथ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर। रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। मतलब जो क्या करता हो, संबंध बताता हो। किसमें संबंध बताता हो? स्पेस और टाइम के कोऑर्डिनेट में संबंध बताता हो। किसके? दो सिस्टम के, जो कि एक दूसरे के सापेक्ष कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। जैसे ये वाला जो फ्रेम है, ये v वेलोसिटी यानी v कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो फ्रेम है वो रेस्ट में है। तो जो रिलेशन है आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जिसको मैं भी आगे लेकर आता हूँ और उसको प्रूव करके दिखाता हूँ वो रिलेशन है क्या एक्चुअली। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इवेंट क्या होता है। इवेंट जानने के लिए आपको पता होना चाहिए पोजीशन और दूसरी बात टाइम, कब और कहाँ। मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, कब और कहाँ, ये जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल इस फ्रेम में है, तो इस फ्रेम में इसका पोजीशन क्या है? एक्स वाई जेड, और टाइम क्या है? टी टाइम पर। तो इसको बोलते हैं इवेंट, एक्स वाई जेड एंड टी, ठीक है। ये हो गया इवेंट। इवेंट समझ में आ गया आप लोग को? बहुत बढ़िया। अब हम एक बहुत ही रिजल्ट देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। जैसे मान लेते हैं ये कोई ट्रेन है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर गति कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, और ये किताब की दुकान है, प्लेटफॉर्म की फ्रेम पर किताब की दुकान है, और ये रेस्ट में है। कैसे है? रेस्ट में है। तो हमको पता है अगर ये रेस्ट में है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। अब भैया अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है तो न्यूटन के नियम से इस पर फोर्स भी नहीं लग रहा होगा। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अब इसका हम अब मान लेते हैं, मेरा नाम है मनदीप भाई, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं मान लेते हैं इस ट्रेन में बैठा हूँ, और जब मैं इस किताब की दुकान को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये किताब की दुकान भी कांस्टेंट v वेलोसिटी से मेरे पीछे जा रही है। यानी मेरे लिए जो इस पार्टिकल यानी जो ये किताब की दुकान है उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इस पर फोर्स तो कोई लग नहीं रहा, तो इस पर फोर्स भी हो जाएगा जीरो। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि ये इनर्शियल है। तो एक इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करने वाले सभी फ्रेम क्या होते हैं? इनर्शियल। लिख देता हूं यहां, एस डैश मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू एस। एस डैश नहीं, इसको एस प्राइम बोलते हैं। रिलेटिव टू एस इज आल्सो इनर्शियल। जबकि एस क्या था? वो भी इनर्शियल था, तो एस प्राइम भी क्या होगा? वो भी इनर्शियल होगा। ये बात आपको पूर्णतया समझ में आ गई होगी। चलो अब एक काम और कर देता हूँ इस समय। चलो अब आइए पढ़ते हैं गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको फिर से ये दोबारा फिगर बना के दिखाऊंगा, बहुत ही केयर करके समझिएगा, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। यस है, एस प्राइम है, पुरानी बातें, ये एस फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम है, इसका एक्स डैश
जेड डैश और वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स जेड वाई, ठीक है। और मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल है और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये फ्रेम v वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। एस प्राइम फ्रेम में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि भैया इसके रिस्पेक्ट में, एस प्राइम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टाइम्स, मगर जो समय बीता होगा वो टी प्राइम। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर समय के बारे में बता देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर मैं थोड़ी अपनी आसानी के लिए मैंने जो है जो ये ओ एक्स वाला है और ओ प्राइम एक्स प्राइम मान लेते हैं, एक्सिस मान लेते हैं, तो ओ एक्स वाला जो उसका एक्सिस है और ओ डैश एक्स डैश जो एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के कोलिनियर है, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रूफिंग हो थोड़ा आसान हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसको थोड़ा ऐसे तिरछा मान सकते हो, ठीक है, मतलब इसको नचा के तिरछा मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वहाँ पर आपको एक्स वाई जेड का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम ये सिचुएशन मान के चल रहे हैं कि भाई एक समय रहा होगा जब समय कितना रहा, जब समय आपका 0 रहा होगा, तो उस सिचुएशन में क्या रहा होगा, टी प्राइम और टी बराबर 0, यानी जब दोनों की घड़ियों में समय शून्य रहा होगा, यानी कि ये कब की स्थिति है, जब ये ओ प्राइम वाला ओ के साथ क्या कर रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, तब उस समय हमने ऐसा कंसीडर कर लिया है, ये खुद हमने माना है कि उस समय दोनों के घड़ियों में टी बराबर 0 बजा था, ठीक है। अच्छा, ये भी वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इस फ्रेम में इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश है, या प्राइम बोलिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, अगर यस प्राइम रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की पोजीशन बताई जाए, तो आप बताओगे एक्स वाई जेड और समय कितना है, टी है। अब भैया ये मुझे बताएं, ये जो आपका आप देख नहीं रहे हो, ये जो पोजीशन है बता रहे हैं ना, ये पोजीशन और टाइम जो कोऑर्डिनेट नहीं है, इसी को बोलते हैं, यानी इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं क्या, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, जो कि एस प्राइम के रिलेटिव देखा गया है, और एक्स वाई जेड और टी जो कि एस के रिलेटिव देखा गया है, पोजीशन और टाइम, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बहुत ही मैं आपको गहराई बताऊंगा, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं होगा, ठीक है। और ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये मान लेते हैं कि भैया अगर ये देखो ये पार्टिकल P है, अच्छा ये बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये कहीं ना कहीं भैया ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर वो कहीं ना कहीं एक्स होगा, नहीं एक्स होगा भैया बताओ, यहाँ से इसके ओरिजिन से देखा जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस तो एक्स होगा, और ये भी वेलोसिटी से आगे चल रही है, तो टी टाइम बाद ये पहले जब टी बराबर 0 था तो दोनों एक दूसरे के ऊपर थी, तो टी टाइम बाद जाहिर सी बात है दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस होगा वो v इंटू टी होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, v इंटू टी होगा। और ये जो x है ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के इस पार्टिकल का यहाँ तक का डिस्टेंस है x मान लिया, ठीक है, ठीक है, माना नहीं है। अच्छा, ये और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना डिस्टेंस कितना है, x प्राइम है, बहुत ही ध्यान समझिएगा, x प्राइम। भैया अरे तुम ही देखो यार, ये x प्राइम नहीं कोऑर्डिनेट है इस फ्रेम में, एक्स प्राइम मतलब वाई प्राइम जेड प्राइम में, तो ये अगर एक्स प्राइम है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स प्राइम है, और इसमें अगर देखा जाए तो कितना पोजीशन है, एक्स है, तो ये डिस्टेंस हो गया एक्स, ये डिस्टेंस हो गया एक्स प्राइम। तो अगर मैं एक्स में से एक्स प्राइम निकाल दूँ तो क्या वी टी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यहाँ पर x माइनस एक्स प्राइम इक्वल टू हो जाएगा वी टी, तो आप x प्राइम इक्वल टू लिख सकते हो x माइनस वी टी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या क्या y प्राइम में कोई चेंजिंग होगा, क्या y और y प्राइम में कोई चेंजिंग होगा, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के ना, और जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल कोऑर्डिनेट हैं तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी y प्राइम इक्वल टू y होगा, और z प्राइम z के पैरेलल z प्राइम इक्वल टू z होगा। और चूंकि मैंने माना था कि भाई जो घड़ियां हैं वो सेम समय में लगाई गई थी,
मतलब समय दोनों का सेम था, हमने यह सेट किया था, तो जाहिर सी बात है कि दोनों घड़ियों के लिए जो समय होगा, चाहे इस फ्रेम में देखूं, यस प्राइम में देखूं, चाहे यस यस में देखूं, दोनों के लिए जो समय होगा वो समान बीतेगा, यानी टी प्राइम इक्वल टू टी होगा। इसको बोला जाता है भाई, इसको बोलते हैं गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इन्वर्स की बात कर दी जाए, इन्वर्स का मतलब इसी को मैं इधर करके लिख दूं तो इन्वर्स में आ जाएगा, यानी x का मान निकाल दूं तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? x बराबर हो जाएगा x डैश प्लस वी टी, वाई बराबर वाई डैश, z बराबर z डैश और t बराबर t डैश। इसको बोलते हैं इनवर्स गैलियन जीटी, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसमें कोई समस्या तो नहीं है आपको? बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला लेक्चर में। अब स्टूडेंट, इसका उपयोग जो किया जाता है वो दो रेफरेंस फ्रेम के बीच की निर्देशांकों को बदलने में। अब रिजल्ट भी वही आया है तो खुशी तो होनी चाहिए भाई। अभी आपने देखा कि x डैश इक्वल टू क्या आया था, जो रिजल्ट आया था भाई, x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी ही तो आया था। अब y डैश इक्वल टू आया था, z डैश इक्वल टू z और t डैश इक्वल टू t। तो हम चेंज कर सकते हैं भाई, चाहे तो x प्राइम, मतलब यहाँ पर x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम, t प्राइम का वैल्यू रख करके हम x y z का मान निकाल सकते हैं, या x y z की वैल्यू रख करके t की वैल्यू रख करके x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं यहाँ लिखा हूँ बिल्कुल सत्य है। चलो, ये उपयोग हो गया, उपयोग में कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अभी बात ध्यान रखिएगा, ये जो है इसकी सहायता से हमने ये सिद्ध कर दिया, मतलब ये हमारे लिए क्या काम, क्या मतलब इससे रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट क्या आया इससे? रिजल्ट ये निकल के आया था इससे कि टाइम और जो स्पेस है दोनों एब्सोल्यूट है, दोनों एब्सोल्यूट है, मतलब बदलते नहीं है। अभी देख रहे हो टी प्राइम इक्वल टू टी आ रहा है, तो भाई एब्सोल्यूट ही तो देखने को मिल रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब देखो भैया, मतलब देखो, मतलब क्या है कि लेंथ मास और टाइम, ये जो है इंडिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, इंडिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। मेरे कहने का मतलब है कि जो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन पर निर्भर करता ही नहीं है। मतलब ये नहीं कि कोई ऑब्जर्वर है वो गति कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इन सारे में वेरिएशन आएगा, बिल्कुल नहीं चेंजिंग आने वाली है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैं थोड़ा सा वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, देखता हूँ वेलोसिटी इनवेरिएंट है कि नहीं है। इनवेरिएंट का मतलब होता है अपरिवर्तित। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वेलोसिटी का क्या संबंध होगा। तो हम इस एक्स डैश को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी डी टी ऑफ एक्स माइनस वी टी, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपको मिलेगा वी एक्स डैश मिलेगा, यानी एस प्राइम में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और ये बराबर होगा यस में, जो आपका यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि रेस्ट में है, उसके लिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यानी वी एक्स, और माइनस भी तो कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेंगे और टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यानी कि वी एक्स माइनस वी एक्स डैश इक्वल टू, इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो नॉट इनवेरिएंट है। यहाँ लिख सकते हैं नॉट इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है अपरिवर्तित, लेकिन यहाँ पर तो वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। तो इसी को बाद में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में सुधारा गया, जब ये चेक किया गया माइकलसन मोल्ड एक्सपेरिमेंट में कि लाइट की वेलोसिटी सभी फ्रेम में सेम होती है, वी एक्स माइनस वी नहीं होती। अच्छा, इसको दोबारा और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सलेशन का टर्म आ जाएगा, वी चूँकि कांस्टेंट है इस बार 0 हो जाएगा, तो ए एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों फ्रेम में, यहाँ देख लीजिए, अब ए एक्स डैश बराबर आ जाएगा ए एक्स, तो यस प्राइम में एस मतलब पार्टिकल पी का एक्सलरेशन का एक्स कंपोनेंट बराबर, चाहे मतलब यस प्राइम में देखें चाहे यस में देखें, दोनों में एक्सलरेशन जो है पार्टिकल पी का नहीं बदलने वाला है, यानी इनवेरिएंट है अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो है कुछ रिलेशन थे जिसको हमें याद रखना है कि वेलोसिटी में चेंजिंग आती है, वेरिएशन आता है, लेकिन गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में एक्सेलरेशन इनवेरिएंट होता है। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में न्यूटन्स लॉ फॉलो करता है। तो स्टूडेंट, ये था गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।